हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी पर चर्चा करने वाले हैं कि बहुत से बच्चे कॉल करके कह रहे थे कि सर बायोलॉजी का भी क्लासेस ऑन करिए, कि बायोलॉजी का भी कोई वीडियो अपलोड करिए। तो बायोलॉजी पर चर्चा करने वाले हैं कि हाँ क्या होता है। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र यानी पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन तंत्र होता क्या है और पाचन प्रक्रिया कैसे होमो यानी ह्यूमन में होती है, मानव में पाचन की क्रिया किस प्रकार होती है और किस प्रकार से की जाती है। तो मनुष्य में पाचन यानी भोजन का पाचन कैसे होता है, किस ग्रंथि से होती है, इसमें कितने लार बनते हैं, इसमें क्या क्या होता है, सब इसके बारे में डिटेल जानते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे सकदमियाँ हो जाते हैं, ऐसा देखने को महसूस होता है, बहुत दुबला पतला हो जाते हैं। उन सबको ये पता नहीं होता है कि हम इतना दुबला पतला क्यों हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका मेन कारण होता है कि वो उसके भोजन का पाचन नहीं होता है। जब उसके भोजन का पाचन ही नहीं हो पाएगा तो उसमें एनर्जी नहीं मिलेगी। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसके शरीर की तंदुरुस्ती नहीं हो पाती है। तो बात ये समझिएगा कि सकदमियाँ होने का मेन कारण यही है कि भोजन का पाचन नहीं हुआ, और जब भोजन का पाचन नहीं हुआ तो उसके बाद से वो ऑलरेडी दुबला पतला रहेगा। उसको खुद नहीं पता रहेगा कि हम क्यों ऐसे इतने दुबले पतले हैं, और चलेगा तो ऐसे एकदम लड़खड़ाते हुए, जैसे 6 महीना का कोई ऐसे हो गया है कि लड़खड़ाते हुए चलता है। उसको महसूस नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किससे कैसी है चले। उसका दिमाग को मेमोरी काम करना ही बंद कर देता है। यानी हमारी बॉडी में अगर जो एनर्जी नहीं है तो समझिएगा कि हमारी मेमोरी जो है वो काम करना बंद। हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है तो उसमें समझ लीजिएगा कि हमारा दिमाग जो होता है, न्यूरॉन सेल जो होता है, वो काम करना बंद कर देता है। तो देखो डियर फ्रेंड, हम इसी पर चर्चा करेंगे कि पाचन क्रिया होता क्या है। तो देखो, सर्वप्रथम पाचन क्रिया कहाँ से होती है। पाचन क्रिया देखा जाए तो मुख से ही होना स्टार्ट हो जाती है। पाचन कहते किसे हैं इसके बारे में जानते हैं कि पाचन होता क्या है। तो आप कहिएगा जैसे रोटी दाल चावल इत्यादि खाते हैं तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं। तो इनको बोला जाता है जटिल कार्बनिक यौगिक। यानी जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, भोजन के जो बड़े पार्ट होते हैं उनको हम जटिल कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और यही बड़ा पार्ट जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो उसको सरल कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो यानी किसी भी पदार्थ को खाने, बड़े बड़े टुकड़ों को खाने में हम कहेंगे कि जटिल कार्बनिक यौगिक, तो कहेंगे जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक क्रिया में या सरल कार्बनिक यौगिक में बदलने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक के रूप में बदलने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पाचन क्रिया कहते हैं। इनका पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो मुख से ही हो जाता है। देखो डियर फ्रेंड्स, मुख में कैसे होता है हम जानेंगे कि दांत के बारे में, जिह्वा के बारे में, और उसके साथ साथ यानी दांत के बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, जिह्वा के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बट ये जानते हैं कि सर्वप्रथम हमारी जो पाचन क्रिया होती है वह ऑलरेडी मुख गुहा से होती है। अब मुख गुहा से कैसे होती होगी, आप सोच रहे होंगे कि यानी मुंह का भोजन पचता है। कुछ लोग यही क्वेश्चन उठ गए होंगे कि क्या सर जी मुंह में भोजन पचता है। नहीं यार, भोजन पचने का प्रयास वहीं से होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम देखो यानी जो रोटी है, रोटी सामने रखा जाता है, सामने रखने के बाद से ये देखा जाता है कि वो बड़ा पार्ट है यानी जटिल कार्बनिक यौगिक है, और उसको हम सरल में बदलेंगे कैसे, तो दांत उसका सहायता करता है, यानी दांत चबाने का काम करता है। तो जब दांत चबाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसे विभक्त कर देता है, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो उस समझ लीजिएगा जटिल से सरल में बदल गया, तो पाचन क्रिया होना स्टार्ट हो गई। तो यानी दांत क्या करता है, सहायता करता है। दांत होता किसमें, मुख में। अब मुख में भोजन पचने की युक्ति कैसे रखता है, उनमें लार ग्रंथियां होती हैं। यानी मुख में 3 जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं। पहली ग्रंथि का नाम होता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरे ग्रंथि का नाम होता है अधोहनु ग्रंथि, तीसरे ग्रंथि का नाम होता है अधोजिह्वा ग्रंथि। याद रखते चलिएगा कि जो मनुष्य के मुख में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 ग्रंथि होती है।
पहला होता है पैरोटिड, दूसरा होता है अधोहनु, तीसरा होता है अधोजिह्वा लार ग्रंथि। यानी 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। पैरोटिड ग्रंथियां, देखो सर्प में वही पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं कि सर्प में पैरोटिड ग्रंथियां अधिक जहरीली होती हैं, यानी उसको काटने से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। लेकिन मनुष्यों में ये पैरोटिड ग्रंथियां जो होती हैं अपनी जो एंजाइम्स छोड़ती हैं, ये मनुष्य में ऐसा प्रोसेस बहुत ही कम होता है। लेकिन सर्प या जितने भी जहरीले जीव हैं उनमें सबसे अधिक होती है। यानी पैरोटिड ग्रंथियां के कारण हमारे अंदर विष पैदा होती है, या हमारे अंदर विष जहरीली पदार्थ पैदा कैसे होते हैं बाबू? पैरोटिड ग्रंथियों की सहायता से होते हैं। मनुष्य के अंदर अगर जो देखा जाए तो उसी के सहायता से सर्पों में भी पैरोटिड ग्रंथियों की सहायता से ही उनमें भी जहरीलापन उत्पन्न होता है, जिससे किसी चीज को या किसी व्यक्ति को काट लेता है तो डेथ हो जाती है। तो देखिएगा कि यानी मुख में जो भोजन का पाचन होती है, ये लार ग्रंथियां अपने लार के द्वारा एंजाइम्स छोड़ती हैं। जो एंजाइम्स क्या करते हैं, भोजन को लपेट करके या भोजन को लपेट करके अंदर भेजते हैं, सेंड करते हैं, ग्रसनी अथवा ग्रास नलिका के द्वारा सेंड करते हैं, जिससे यह भोजन जो होता है पूरा सरकते हुए आमाशय में फिक्स हो जाता है। तो हम इसी के बारे में देखते हैं आगे। देखो अब यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रारंभिक पोजीशन पर हम जब जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करते हैं तो कहाँ से करते हैं? मुख गुहा से करते हैं। सर्वप्रथम मुख गुहा से करते हैं। मुख गुहा में होता क्या है कि उसमें दांत होते हैं। दांत जितने भी जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं। और जो लार ग्रंथियां होती हैं, तीनों जबड़ों से लार ग्रंथियां लार निकाल करके इन भोजन को उसको क्या कर देता है, यानी गोलाकार या ऐसे कह देगा कि पेस्ट के रूप में बना देता है। पेस्ट के रूप में बनाने के बाद से ये पूरा भोजन कहाँ से आता है बाबू? श्वास नली ग्रसनी के द्वारा धीरे धीरे, ग्रसनी के द्वारा या ग्रास नली के द्वारा धीरे धीरे आमाशय में एकत्रित होता है। तो भोजन का जो पाचन होता है, कुछ लोग कहने लगेंगे सर जी भोजन का पाचन क्या आमाशय में होता? तो कहिएगा नहीं, भोजन का पाचन आमाशय में कभी नहीं होता। भोजन का पाचन जो होता है हमारी छोटी आंत में होती है। यानी संपूर्ण भोजन का जो पाचन होता है यह छोटी आंत है। यानी यह आमाशय है, यह ग्रास नली एवं ग्रसनी है या श्वास नली, इसी का दूसरा नाम है। यह आमाशय में भोजन एकत्रित होता है और इसकी पाचन क्रिया कहाँ होती है? इस छोटी आंत में होती है। यानी भोजन की जो पाचन क्रिया होती है इस छोटी आंत में होती है। अब देखा जाए कि मुख गुहा से भोजन ग्रसनी अथवा ग्रास नली से आकर के आमाशय में एकत्रित हुआ और आमाशय में एकत्रित होने के बाद से ये कहाँ आता है बाबू? धीरे धीरे सरक करके, धीरे धीरे सरकने की क्रिया को क्रमाकुंचन क्रिया कहते हैं। जो धीरे धीरे भोजन सरकता है, सरकने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन क्रिया के द्वारा यहाँ पर भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत से होते हुए जब इसमें पूर्ण भोजन का पाचन छोटी आंत में हो जाती है, होते हुए बड़ी आंत में एकत्रित होता है और बड़ी आंत में एकत्रित होते होते ये मलाशय में आ जाता है। मलाशय में गंदे के रूप में एकत्रित होता है। ये मलाशय ऑलरेडी देखा जाए यानी यहाँ पे गंदे के रूप में एकत्रित होता है और गुदा द्वार के रास्ते निकल जाता है। यानी गंदा जो होता है बाहर के गुदा द्वार के रास्ते क्या होता है? निकल जाता है। पहले देखिएगा मुख गुहा में चबाने के बाद से ग्रसनी अथवा ग्रास नली के द्वारा आमाशय में भोजन आया। ये भोजन कहाँ गया? जो छोटी आंत में पूर्णतः पाचन हुई और ये पाचन क्रिया से कहाँ गया भोजन? बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से ये भोजन पच जाता है। संपूर्ण पचा हुआ भोजन जो गंदा के रूप धारण करता है वो मलाशय में एकत्रित होता है और गुदा द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें डेडनम, जेजनम और इलियम पाया जाता है। डेडनम, जेजनम और इलियम, यानी जो कार्नर मुड़ा होता है इसको बोलते हैं डेडनम और इधर के कार्नर को बोलते हैं जेजनम और यहाँ के पार्ट को बोलते हैं इलियम। इनका जो प्रोसेस होता है कि जो डेडनम होता है इनमें जो भोजन पच जाता है, यानी ये भोजन का पचाने का काम करता है, एकदम बिल्कुल सरकाने और पचाने का काम करता है। और जो जेजनम होता है, जेजनम की प्रकृति होती है उनको पेस्ट के रूप में बनाना, और इलियम की जो प्रकृति होती है, यानी इलियम की जो कार्य होता है यह ऑलरेडी उनको तैलीय रूप में जो वसा प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं उनको छानना निकालना होता है ना। यानी हम कहेंगे डेडनम का कार्य क्या हुआ? जो भोजन आया उसको सरकाते हुए अंदर पूरे छोटी आंत में
हम लोग एकत्रित कर देते हैं। और उसके साथ साथ ये जेजनम होता है, जेजनम की प्रकृति क्या होती है, जेजनम का कार्य क्या होता है, उसको पेस्ट के रूप में बना दिया। और इलियम जो होता है, इलियम उस पेस्ट को वसा प्रोटीन एंजाइम्स को यानी छानता है, छान करके अब उसके बाद जो बेस्ट पदार्थ होता है वह ऑलरेडी कहाँ पर भेजता है, इस बड़ी आंत के लिए सेंड कर देता है, मलाशय के लिए सेंड कर देता है। लेकिन एक वर्ड आता है यहाँ पर सीकम, एक शब्द आता है सीकम कि सर ऐसे कोई पूछे कि सर सीकम का काम का होता है, तो पहले देखिए, पहले के लोग वनमानुष के रूप में यानी रहा करते थे, वनों में रहा करते थे। जब उनको ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो घास फूस इत्यादि खाते थे, तो उनका पूर्ण पाचन कहाँ से होता था, इसी सीकम के द्वारा होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे भोजन हम लोग करते गए, यानी भोजन साधारणतः होता गया, दाल चावल एकत्रित होते यानी मिलते गया, तो जिससे हमें साग सब्जी या ऐसे कहा जाए कि घास फूस खाने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए सीकम छोटा होता गया और पाचन क्रिया हमारी क्या हो गई, बड़ी आंत में भी होने लगी। यानी सीकम का काम क्या है कि जो हम घास फूस खाते हैं उसको पचाना होता है, जो भी घास फूस खाते हैं उसको पचाना। देखो गाय भैंस इत्यादि खाती है ना, तो उनकी पाचन तंत्र में ऑलरेडी सीकम होता है, इसी सीकम के द्वारा घास फूस का पाचन होता है। लेकिन अदर चीजों की जो पाचन होती है वह किस में होती है, इस छोटी आंत में होती है। इतना बात तो लगभग आशा करता हूँ इसमें समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे, पहले एक बात और देखते चलिए कि मुख गुहा में भोजन डालने के बाद चबाए, चबाने के बाद से कहाँ आए, कहाँ आता है, ग्रसनी अथवा ग्रास नली में धीरे धीरे सरकता है, सरकने की क्रिया को कर्माकुंचन क्रिया कहते हैं। और आमाशय में आया, एकत्रित हुआ, आमाशय में आने के बाद से यहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ पे छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मलाशय, मलाशय गुदा द्वार के रास्ते निकल जाता है। सीकम का काम आपको पता होगा घास भूस पचाने के लिए होती है। अब आते हैं जो छोटी आंत है, इस ससुरा भोजन को नहीं पचाना चाहता है। इसका कारण क्या होता है, ये ऑलरेडी भोजन को पचाना ही नहीं चाहता है। ये सोचता है कि हम क्यों भोजन को पचाएं। इसका एक शर्त होती है, इसका मेन शर्त होता है, इसका मेन प्रोसेस होता, कहता है हम उसी भोजन को पचाएंगे, हम उसी भोजन को पचाएंगे जो अम्लीय होगा। ऐसा कंडीशन कह दिया, अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति यानी उदासीन होगा। ऐसा कहा था कि उसी भोजन को पचाएंगे जो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। न अम्लीय को भोजन यानी एकदम अम्लीय कर दे तब भी नहीं पचाएगा, और न बहुत ही अधिक क्षारीय रहे तब भी नहीं पचाएगा। तो इसका मेन शर्त होता है कि अगर जो न्यूट्रल भोजन है तो उसी को हम पाचन करेंगे, अन्यथा हम पाचन नहीं करेंगे। तो इसका मेन शर्त क्या है कि जो छोटी आंत है, इसका मेन शर्त क्या है, ये भोजन का पाचन ही नहीं कराना चाहता। क्यों नहीं कराना चाहता, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि ये कहता है कि हमें कैसा भोजन चाहिए, न्यूट्रल भोजन चाहिए। न्यूट्रल का मतलब उदासीन। कितने लोग दूसरा चीज समझ गए होंगे कि न्यूट्रल का मतलब होता क्या है। न्यूट्रल का अर्थ डाट वहाँ आगे समझ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जानते रहिएगा कि एक आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रल भोजन कैसे हो जाता है, उदासीन भोजन कैसे हो जाता है। देखो, पित्ताशय हमेशा पित्त रस का उत्सर्जन करता है, अग्नाशय हमेशा अग्नाशय रस का उत्सर्जन करता है। दो चीज है इनके लिए, यानी इसको न्यूट्रल, इस भोजन जो इसमें है, इस भोजन को न्यूट्रल करने के लिए क्या रखा गया है, पित्ताशय और अग्नाशय, दो चीज होता है। पित्ताशय हमेशा पित्त रस का उत्सर्जन करता है, अग्नाशय हमेशा अग्नाशय रस का उत्सर्जन करता है। अब दोनों मिल करके क्या कर देते हैं बाबू, इस भोजन को न्यूट्रल कर देते हैं। जब न्यूट्रल कर यानी पित्ताशय पित्त रस का उत्सर्जन किया, तो पित्ताशय पित्त रस का उत्सर्जन जब कर दिया तो समझिएगा यह अपना दे दिया, यानी अम्लीय प्रवृत्ति दिया और यह क्षारी प्रवृत्ति दिया। अम्लीय क्षारी मिल करके इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिए यहाँ पे भरे भोजन को। जब न्यूट्रल हो जाता है तो ये कहता है कि हाँ अब ठीक है, और जब ठीक है तभी कहने लगता है कि अब इस भोजन का हम पाचन अस्थायी पूर्वक करेंगे। यानी भोजन का पाचन तभी करता है जब वो भोजन न्यूट्रल होता है। अब समझते हैं कि पित्ताशय और अग्नाशय के बारे में। पित्ताशय क्या है, अग्नाशय क्या है, इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पित्त और अग्नाशय क्या है। देखो, मुर्गा वगैरह खाते हो ना, जो भी बकरे के मीट मांस वगैरह खाते हो, यही पित्ताशय है। वो जो मुर्गा वाला होता है काटने वाला, वो ऑलरेडी क्या करता है, इसी पित्त थैली को निकाल देता है। अगर जो पित्त वाला थैली अगर जो सब्जी समझ लो मुर्गे के मीट में पड़ गई तो समझिएगा पूरे मुर्गे के मीट बर्बाद हो जाती है। यानी यही पित्ताशय हमेशा बहुत ही क्षारीय प्रवृत्ति का अम्लीय कंडीशन देता है।
ये ऐसा होता है, इतना खतरनाक होता है, अगर जो थोड़ा सा भी पड़ जाएगा तो मुर्गे की मीट बर्बाद, बकरे की मीट बर्बाद। इसीलिए हमेशा पित्त की थैली निकाल देता है, निकाल देगा और उसके बाद से काट करके दे देता है। तो समझिएगा कि पित्ताशय इतना ही महत्वपूर्ण चीज होता है कि जो हमारे शरीर में उपस्थित जो भोजन होता है या आमाशय में जो भोजन होता है उसको रस देता है, अग्नाशय भी उसी प्रकार जिससे न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करने के बाद इस भोजन की पाचन होती है। अब आगे समझते हैं कि अगला पार्ट में कि ये जो इस मुख गुहा में लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों की संख्या हमने शुरुआत ही में बता दिया है कितनी होती है बाबू, 3 होती है। यानी लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3। पहला नाम क्या है, पहले ग्रंथि का नाम क्या है, पायरोटिड लार ग्रंथि। पायरोटिड लार ग्रंथि का काम का होता है, पायरोटिड लार ग्रंथि जो होता है यह एंजाइम छोड़ता है, एक प्रकार का एंजाइम छोड़ता है। अभी बताएंगे पायरोटिड लार ग्रंथि। यहाँ से देखो, दूसरा है अधोहनु ग्रंथि, तीसरा है अधोजिह्वा ग्रंथि। यानी पायरोटिड लार ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि, अधोजिह्वा लार ग्रंथि। अब बोलते हैं कि लार का बनना एक व्यक्ति के अंदर, यानी एक व्यक्ति के अंदर हमेशा लार कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार बनता है। अगर जो 1 से 1.5 लीटर लार नहीं बनता है ना, उस व्यक्ति के अंदर लार नहीं बनता है, तब उसके अंदर जो होता है उसके गले में बीमारी हो जाती है, उसके गले में बीमारी हो जाती है। जब बीमारी हो जाती है जिससे उसको बहुत ज्यादा अधिक प्यास लगती है, हमेशा पानी लेके बैठा रहता है। यही कारण होता है कि लार नहीं बना, व्यक्ति के अंदर लार नहीं बना तो समझ लीजिए उसके गले में बीमारी हो जाती है। और जब गले में बीमारी हो जाएगी तो वो हमेशा बोतल लेके बैठा रहेगा, हमेशा सोचेगा कि कब सूखा तुरंत मार लेता है, 2 घूंट मार लेता है। उसके जगह पे शराब नहीं ले रहा था, पानी लेके बैठता है। देखो अब पायरोटिड ग्रंथि क्या करता है, पायरोटिड ग्रंथि क्या छोड़ता है बाबू, लाइसोजाइम एंजाइम छोड़ता है। यानी पायरोटिड ग्रंथि लाइसोजाइम एंजाइम छोड़ता है, जिससे मनुष्य के शरीर की सुरक्षा होती है। इससे क्या होती है, मनुष्य के शरीर की सुरक्षा होती है। अब सोचो, पायरोटिड ग्रंथि जो होती है लाइसोजाइम एंजाइम छोड़ता है, जिससे मनुष्य के शरीर की सुरक्षा कैसे होती है, यह जीवाणुनाशक होता है बाबू, जीवाणुनाशक। जैसे देखो कभी कभी हम लोग धूल वगैरह भी खा लेते हैं तो उसमें जीवाणु होते हैं, या सड़े गले पदार्थ खा लेते हैं उसमें भी जीवाणु होते हैं। तो उन जीवाणुओं को कौन मारता है, लाइसोजाइम एंजाइम मार देता है। जैसे देखो बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसको ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज्यादा लार बनता है तो ऐसे गिरता है, ऐसे बगल में कोई सूता रहता है तो उसके बारे में उसके बगल में भी गिरने लगता है। जब गिरने लगता है तो वो लार गिरता तो है, लेकिन उस लार के रास्ते अगर जीवाणु या कह दें कि सड़ा गला पदार्थ खाया है और वो जीवाणु उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो समझिएगा यही लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है उस जीवाणु को मारने का काम करता है। तो इसलिए बच्चा भी स्वस्थ रहता है, लाइसोजाइम एंजाइम उनके अंदर सबसे अधिक बनती है। अब देखो, जिससे मानव शरीर की सुरक्षा तो हमने लिखा। अब आते हैं ग्रसनी की बात करते हैं, ऊपरी पार्ट की बात करते हैं कि ग्रसनी का काम क्या होता है। ग्रसनी की लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, और इसके बाद से छोटी। अब कोई पूछता है कि सर ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी का मतलब गले वाली एक नली होती है जिसे श्वास नली, ग्रसनी या ग्रास नली कहते हैं। इसकी पूरी लंबाई कितनी है, होती है 25 सेंटीमीटर की लगभग में होती है। उसके बाद से छोटी आंत की बात करते हैं, बीच वाला पार्ट की बात करते हैं। छोटी वाली जैसे नली होती है, नली पूरा पेट में, पूरे पेट के अंदर क्या होता है बाबू, एक नली होती है, उस नली को बोलते हैं हम लोग छोटी आंत। इसकी पूरी लंबाई 30 से 32 फुट होता है, लगभग में 30 से 32 फुट। ऐसे बारीक नसों मॉडल रहेगा और गोला का ऐसे चिकुड़ा रहेगा, उसको कहेंगे छोटी आंत। उसकी पूरी लंबाई कितनी, 30 से 32 फीट होता है। समझ लो पाइप लेवल देखा है ना, पाइप लेवल के तरह होती है। अब इसकी मीटर पैमाना में देखा जाए तो 8.5 मीटर से लेके 9 मीटर की लगभग में होती है। अब आते हैं आमाशय के भाग। आमाशय का मतलब हमने मुख्य गुहा हम बताया, लार ग्रंथि बनी, श्वास ग्रसनी अथवा श्वास नली के बारे में बताया, और उसके बाद से आमाशय की बात करते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं, पेट, यानी पेट के बारे में बात करते हैं। पेट के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पेट ऊपरी भाग को पेट कहते हैं, यानी उदर कहते हैं, आंतरिक भाग को पेट कहते हैं। देखो, आंतरिक भाग को आमाशय कहते हैं, ऊपरी भाग को उदर कहते हैं। उदर में से हमारा क्या होता है, पेट होता है। ऊपरी भाग को पेट अथवा उदर कहते हैं, आंतरिक भाग को आमाशय कहते हैं। तो आमाशय के कितने पार्ट होते हैं, लगभग, यानी 3 पार्ट होते हैं, लगभग नहीं 3 पार्ट होते हैं।
पहला पार्ट जो होता है ऊपरी पार्ट को कार्डियक कहते हैं और दूसरे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, फंडिक कहते हैं, और तीसरे वाले पार्ट को, निचले वाले को पाइलोरिक कहते हैं। पाइलोरिक में जठर रस का उत्सर्जन होता है, बात याद रख के रहिएगा। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक, और दूसरी भाग को रूजी अथवा फंडिक कहते हैं, और तीसरा पार्ट को जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं, यानी पाइलोरिक कहते हैं। अब देखो इसको कार्डियक क्यों कहते हैं, कार्डियक का मतलब यानी फेफड़ा होता है, फेफड़े के बगल में, पेट का कुछ हिस्सा फेफड़े के बगल में होता है, फेफड़े के बगल में होने की क्रिया को क्या कहते हैं, फेफड़े को हम लोग कार्डियट कहते हैं, इसलिए उसके बगल में होने से उसको क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। यानी फेफड़े के बगल में जो ऊपरी हिस्सा रहता है उसे कार्डियक कहते हैं। उसके निचले हिस्सा को रूजी अथवा फंडिक कहते हैं, और उसके जस्ट निचले को क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। अब देखो कार्डियक में होता क्या है, कार्डियक में ऑलरेडी अम्लीय पदार्थ होते हैं, यानी HCl भरा होता है। अब HCl का काम क्या होता है अभी बतला रहे हैं। और निचले हिस्सा में जो उसकी रूजी होती है, ये जो भोजन इसके अंदर प्रवेश करता है उसको रोकता है, नहीं तो स्वर जाएगा और सरक जाएगा, ऐसा कंडीशन नहीं होता। ये कार्डियक क्या करता है बाबू, ये रूजिक क्या करता है, फंडिक क्या करता है, भोजन को रोकता है। और जो कार्डियक होता है ये अपने अंदर क्या करता है, उन भोजन को अम्लीय करता है, उन भोजन को क्या करता है, अम्लीय करता है। कार्डियक में अम्लीय पदार्थ होते हैं, ये भोजन को अम्लीय करता है। और फंडिक अथवा रूजी का करता है, भोजन को रोकता है। और पाइलोरिक का करता है, जठर रस का उत्सर्जन करता है। यानी कोई पूछे कि जठर रस का स्रावण कहाँ से होता है, ऐसा क्वेश्चन उठा दे। जठर रस का स्रावण कह दीजिएगा कि आमाशय के जस्ट निचले सिरे से होता है, आमाशय के जस्ट निचले सिरे से होता है, यानी आमाशय में ही होता है लेकिन निचले पोर्शन से होता है। अब देखो HCl का काम का होता है, देखो कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं तो उल्टी हो जाता है बाहर, यानी समझ लो कि वो कर देते हो, ऐसे निकल जाता है बाहर, भोजन निकल जाता है। जब भोजन निकलता है तो नाक मुंह के रास्ते निकलता है, जिससे झरार महसूस होता है। ऐसे भोजपुरी भाषा में झरार महसूस होता है। तो झरार काहे महसूस होता है, इसी अम्ल के कारण महसूस होता है। ये अम्ल क्या करता है कि अंदर तो है तो पचाने का काम किया, लेकिन क्या करता है जब ये उल्टा आता है तो सब पूरा अम्ल पहले आ जाता है, जिससे नाक मुंह के रास्ते निकलता है, और निकलने के बाद से क्या मालूम होता है, झरार। तो कोई पूछे कि उल्टी होने पर झरार काहे होता है, तो कह दीजिएगा अम्ल HCl अम्ल के कारण होता है। बात समझ में आ गई कि HCl अम्ल के कारण हमें क्या महसूस होती है, झरार महसूस होती है। अब सोच रहे होंगे कि यह अम्ल है तो पेटवा में काहे नहीं झरार महसूस होता है। तो देखो अब ये जो पेट है ना या आमाशय है ना, आमाशय का जो बाहरी हिस्सा है इसको म्यूकेसिया कहते हैं। बाहरी हिस्सा क्या कहते हैं, म्यूकेसिया कहते हैं। आंतरिक हिस्सा में क्या होता है, अम्लीय भोजन भरा होता है। और म्यूकेसिया में क्या होता है, OH यानी ये क्षारीय प्रवृत्ति, जहाँ OH आए वहाँ क्षार, और जहाँ H+ आए वहाँ का कहेंगे अम्ल। H+ आए अम्ल, OH आए तो उसको क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो H+ और OH दोनों मिल करके क्या कर देते हैं, पूरे भोजन को उदासीन कर देते हैं, जिससे पेट वाला जो म्यूकेसिया होता है सुरक्षित रहता है। और जब सुरक्षित रहता है तो फटता नहीं है, एक कंडीशन हो जाती है। अब अगले हिस्से की बात करते हैं कि पाचक पदार्थ की किनका पाचन होता है भोजन में, यानी भोजन किस भोजन का पाचन होता है किसका नहीं होता है। तो देखो अब जितने भी हम तैलीय पदार्थ खाते हैं, जैसे पानी, दूध, शहद इत्यादि का पाचन नहीं होता है, डर सरसर घोंट जाते हो, एकदम खींच जाते हो, इसको कूचते नहीं हो। जो कूचते नहीं हो उसका पाचन नहीं होता है, उसका पाचन आमाशय या बड़ी या छोटी या नहीं करता है। पाचन किसका करता है, जैसे रोटी चावल हुआ या अमरूद हुआ, संतरे हुए, एक्सेट्रा की क्या होती है, पाचन होती है, जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उपस्थित होता है। यानी पाचन उसी का जैसे रोटी चावल और पनीर पूड़ी इत्यादि खाना है, उनका पाचन होता है, उन्हीं का पाचन होता है, दूसरी चीजों का पाचन नहीं होता। जो इतनी भी तैली पर जैसे शराब पी लिया कहने लगा कि इसका पाचन कहाँ होता है, तो उसका पाचन होता ही नहीं यार, वो डायरेक्ट किडनी पर अटैक करता है। शराब पिया डायरेक्ट किडनी पर अटैक करता है, उसका पाचन होता ही नहीं है पूरे शरीर में, एक तरफ से डाला दूसरे तरफ से निकल जाता है, समझ लो इस तरह से, है ना। कार्डियक भी उसे नहीं रोक पाता है, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। जब अणु छोटे छोटे होते हैं जिससे वो बाहर निकल जाता है, वो रोक ही नहीं पाता है। और रोकेगा नहीं तो समझ लो कि जो नेफ्रॉन होता है उसको छानने में अधिक सहायता करता है और डायरेक्ट किडनी पर अटैक करता है। तो ये किडनी के बारे में हम बताएंगे कि कैसे नशा चढ़ता है, कि कैसे क्या होती है, उसके बारे में बताएंगे। बट ये समझते रहिएगा कि जितना भी हमारा तैलीय पदार्थ होता है
या ऐसे लिक्विड स्टेट में जितने भी पदार्थ होते हैं उनका पाचन नहीं होता। पाचन उन्हीं का होता है जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि का पाचन होता है। तो इतना आप लोग लगभग में जान गए होंगे कि मनुष्य में पाचन और पाचन की क्रिया कैसे की जाती है, इनके बारे में पूरा डिटेल्स आप जान गए होंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।